नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूथ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन चर्चा करेंगे फिजिक्स की, यानी भौतिक विज्ञान की। चैप्टर है अपना प्रकाश। अपने सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक तो प्रकाश वाला चैप्टर है। उस प्रकाश में आपको पढ़ना क्या है? एक तो परावर्तन के नियम, दूसरा आपका इस परावर्तन के नियम में ही अपन को पढ़ने पड़ेंगे दर्पण। दर्पण इसलिए पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि छोड़ नहीं सकते अपन। यदि टॉपिक वाइज चलें तो इतना ही है, परावर्तन के नियम। ठीक है। दूसरा है लेंस के प्रकार। अब लेंस के प्रकार केवल इस आधार पर नहीं पढ़ सकते कि लेंस को ही पढ़ना है, तो लेंस के साथ में अपन को अपवर्तन भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तीसरा, जो प्रकाश है उस प्रकाश के साथ में ही अपना एक जोड़ा हुआ मानव आंख और उसके दोष। तो ये अपना सिलेबस है, लेकिन सिलेबस आपको ये छोटा दिख रहा है इसमें, परावर्तन के नियम। लेकिन अपन इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से इसलिए पढ़ना है कि कोई भी प्रश्न यहाँ कहीं से भी पुटअप हो तो छूटना नहीं चाहिए अपने, इसलिए अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिजिक्स में आपको ये डर लगता होगा ना कि बिल्कुल कैसे होगा, क्या होगा। ये चैप्टर्स अंकदायी होते हैं बिल्कुल। यदि समझ लो आप इसको एक बार ढंग से, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। आप पूरा हूबेहू लाइन टू लाइन बोलोगे। उसके लिए एक ही है कि पूरा फोकस होकर देखना इस क्लास को। और एक बार प्रकाश समझ में जिसको आ गया, लाइट जिसको समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो फंडा ही खत्म बार बार का। ठीक है। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैप्टर का नाम है प्रकाश या लाइट। प्रकाश या लाइट। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश अपन सीधी सी बात है कि जो अपन को दिखाता है, जिसके कारण अपन देख पाते हैं, यानी दृश्य संवेदना उत्पन्न होती है। तो प्रकाश मानव में क्या करता है? दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी कारण से अपन को क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती है। कोई भी वस्तु अपन को क्यों दिखाई देगी? उस वस्तु पर प्रकाश गिरेगा, वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा और अपन को वस्तु दिखाई देती है। तो वस्तुएं क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के कारण। तो इसमें प्रकाश हमारे लिए क्या करता है? दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, इसलिए अपन को वस्तुएं दिखाई देती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये जो प्रकाश होता है ये ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, हीट इफेक्ट उत्पन्न करता है, किसी चीज को गर्म कर देता है। इसी कारण से आप थर्मामीटर जब भी कभी बाहर रखना धूप के अंदर, उसमें क्या होगा? चेंज होगा, है ना। तो ये क्या करता है? प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि एग्जाम में ऐसा भी आ जाए, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश निम्न में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है? थर्मामीटर में विक्षेप आता है। जो प्रकाश की किरणें होती है साहब, इनकी एक लंबी कहानी है, अभी पढ़ेंगे अपन। ये जो प्रकाश की किरणें होती है, अनुप्रस्थ किरण होती है। अनुप्रस्थ किरण का मतलब क्या होता है? देखिए, माना कि कोई प्रकाश की किरण निकल रही है, तो अनुप्रस्थ मतलब किसी कण से टकराने के बाद उसकी लंबवत क्या करेगी? ये कंपन करेगी। यानी किसी भी कण से टकराने के बाद लंबवत घूमना, किसी कोण से घूम जाना, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण कैसी होती है? अनुप्रस्थ। एक होता है अनुदैर्ध्य किरण। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? समांतर कंपन करती है, वो तो होती है अनुदैर्ध्य। लेकिन प्रकाश कैसी करती है? लंबवत कंपन करती है, इसलिए अनुप्रस्थ किरण है। ठीक है साहब, ये तीन चीजें तो आप ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश से संबंधित कंट्रोवर्सी सुनिएगा। प्रकाश के बारे में बताने के लिए कई वैज्ञानिक आए। पहला वैज्ञानिक आया न्यूटन। न्यूटन ने 1600 में बताया कि जो प्रकाश जो आपको दिखता है ना, ये प्रकाश एक तरह का क्या है? कण है। क्या है? कण है। और उसको नाम दे दिया कणिकीय प्रभाव। तो प्रकाश क्या है? कण के रूप में पाया जाता है, इसलिए उसने एक सिद्धांत दे दिया, इसका नाम था कणिकीय सिद्धांत। यानी प्रकाश एक कण के रूप में पाया जाता है, कण के रूप में आता है धरती पर। सूर्य का प्रकाश या किसी भी टॉर्च से भी जो प्रकाश निकलेगा, वो एक कण के रूप में निकलता है। सबने न्यूटन की वाहवाही की, क्योंकि पहली बार किसी ने बताया प्रकाश के बारे में, और बहुत शानदार बताया कि प्रकाश एक कण के रूप में पाया जाता है, कण के रूप में संचरण करता है। दिक्कत आएगी साहब। दिक्कत क्या आई?
कि कणीय प्रकृति के कुछ ऐसे सिद्धांत है उसको समझा ही नहीं पाए। जैसे आप देखते हो ध्रुवण, ध्रुवण को ये समझा ही नहीं पाया। ध्रुवण का मतलब होता है जब किसी प्रकाश कण से टकराएगा तो वो लंबवत कंपन करता है। यदि लंबवत कंपन करता है तो कण कैसे हुआ, वो ध्रुवण नहीं समझा पाया। दूसरा, विवर्तन नहीं समझा पाया। विवर्तन का मतलब, प्रकाश, आप चीज देखो, आप धूप में खड़े हो जाओ, प्रकाश की किरण जब आप पर गिरेगी तो बीच में आपकी जो छाया होगी ना बहुत गहरी होगी, लेकिन साइड का जो किनारा होगा वहां पर बिल्कुल धुंधली होगी। धुंधली का मतलब इतनी छाया नहीं होगी। एक और एग्जांपल, आप कमरे के दूसरी तरफ खड़े हो और आपने टॉर्च की तो कुछ हिस्सा छेद में से हुआ चाहे कहीं से भी हुआ, उस दूसरी तरफ भी आएगा। यानी प्रकाश मुड़ मुड़ा के दूसरी तरफ थोड़ी बहुत हिस्से में पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं विवर्तन। वो नहीं समझा पाया। यदि कण होता तो दूसरी तरफ नहीं पहुंचता, टकरा कर वापस आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विवर्तन, ध्रुवण, इनको ये समझा ही। व्यतिक्रम, व्यतिकरण, इनको ये समझा ही नहीं पाया। कौन? कणिक सिद्धांत। तो न्यूटन के गले में जो माला डाली थी उसको खोल दी कि न्यूटन साहब, कणिक सिद्धांत आपने दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन आप इसको पूरा समझा ही नहीं पाए। फिर कौन आया? हाइगेंसबर्ग, 1678। हाइगेंसबर्ग ने कहा कि साहब प्रकाश कण नहीं होता है, प्रकाश तरंग होता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग की प्रकृति होती है। इसलिए इसने नाम दे दिया तरंगीय सिद्धांत, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत। ये किसने दिया था? हाइगेंसबर्ग ने। देखो, न्यूटन ने दिया कणिकीय सिद्धांत और हाइगेंसबर्ग ने दे दिया तरंगीय सिद्धांत। बोला प्रकाश तरंग के रूप में होता है, तरंग के रूप में चलता है। लेकिन कुछ चीजें ये भी नहीं समझा पाया। क्या नहीं समझा पाया? बोला कि साहब यदि प्रकाश की तरंगीय प्रकृति तो कॉम्पटन प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे उत्पन्न होता है। यानी प्रकाश का कणिकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, ये बता ही नहीं पाया। जब बता नहीं पाया तो जो माला न्यूटन से उतार कर हाइगेंसबर्ग के पास दी आपने, गले में डाली, जब ये चीजें नहीं बता पाया तो इसके गले से भी माला उतरनी है। और माला उतरने के बाद तीसरा साइंटिस्ट आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा प्रकाश कण तरंग, ठीक बात है, प्रकाश होता है। ये जो प्रकाश की किरण है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय किरण है। प्रकाश की जो किरण होती है ना, ये विद्युत चुंबकीय किरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब विद्युत चुंबक किरण का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये कहीं भी चल सकती है, एवरीवेयर। जहां माध्यम है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वहां भी चल सकती है। तो प्रकाश की बोला कि प्रकाश की किरण कैसी होती है साहब? विद्युत चुंबकीय किरण होती है और ये किसी भी माध्यम में चल सकती है, यानी इसको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसी कारण से आप देखते होंगे प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब जहाँ कोई माध्यम नहीं, वहां प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है। ये किसने बताया साहब? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल के बारे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये। जो मालाएं हाइगेंसबर्ग को पहनाई, सब ने उतार कर किसको पहना दी? मैक्सवेल को। कि साहब बहुत अच्छी बात बताई आपने, बोला कि माध्यम की जरूरत नहीं, इसलिए निर्वात में भी चल सकता है, जहां वायुमंडल नहीं है वहां भी प्रकाश चल सकता है। और सर्वाधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। इसको थोड़ा डिटेल से देखो आप। प्रकाश की किरण विद्युत चुंबकीय किरण है, इसने बताया, विद्युत चुंबकीय किरण होती है, यानी विद्युत के तौर पर भी काम कर रही है और चुंबक के जैसे भी काम कर रही है। ठीक है साहब, इसीलिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। अच्छा, निर्वात के बाद किस में होती है साहब? गैस में। गैस के बाद द्रव में। द्रव के बाद ठोस में। ठोस यदि पारदर्शी है तो ही प्रकाश चलेगा। कांच है, कांच में चलेगा, लेकिन ठोस यदि पत्थर जैसा है, अपारदर्शी है, वहां नहीं चलेगा। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में। उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में। निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल परीक्षा में आ जाए, सर्वाधिक होती निर्वात में,
कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि किलोमीटर में भी चेंज करना पड़े आपको तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी। तो ये होती प्रकाश की चाल। यदि आपसे पूछ ले प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है, हवा में कितनी होती है, ऐसे प्रश्न पूछने में पूछ ले, क्या दिक्कत है? तो पानी में कितनी होती है? 2 × 10⁸ हवा में कितनी होती है? तो लगभग 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन 3 से कमी होगी, 3 × 10⁸ से कमी होगी, क्योंकि ये तो निर्वात में चाल है, सबसे ज्यादा चाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई माध्यम नहीं तो कोई प्रकाश की किरण किसी टकराएगी नहीं, तो जैसे जितनी आ रही है पूरी पूरी आएगी। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में। मैक्सवेल से बात खत्म हुई तो आया प्लांक। प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश आप देख रहे हो ना, ये ऊर्जा के बंडल ही है, ऊर्जा के बंडल ही है। इन बंडलों को नाम दे दिया कॉम्पटन, क्रॉम्पटन। कि प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा के बंडल ही होते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? कॉम्पटन। आइंस्टीन आया उसके बाद, ये 1900 की बात है। आइंस्टीन आया 1905 में। आइंस्टीन ने कहा साहब प्लांक ने बिल्कुल सही बात बोला कि ऊर्जा के बंडल होते हैं, लेकिन ये ऊर्जा के बंडल ही नहीं होते, इनका नाम रखा फोटोन। यानी प्रकाश अब वर्तमान में किस रूप में अपन स्वीकार कर रहे हैं कि फोटोन के रूप में होता है। प्रकाश ऊर्जा के बंडल होते हैं जिनका नाम क्या रखा आइंस्टीन ने? फोटोन। और इनकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू से दे दी। इसे सापेक्षिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। एच का मतलब प्लांक नियतांक, एच का मतलब प्लांक नियतांक, यहाँ एच का मतलब अप्लांक नियतांक, और न्यू मतलब आवर्ती। तो प्रकाश की जो ऊर्जा है वो आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है। और बोला आइंस्टीन ने कि ये ऊर्जा के बंडल होते हैं, बंडल का नाम फोटोन है। ठीक है। ये तो हुई प्रकाश की इतिहास। वापस देखो, न्यूटन आया, कणिक सिद्धांत दे दिया। फिर आया कौन? हाइगेंसबर्ग, तरंग सिद्धांत दे दिया। मैक्सवेल, विद्युत चुंबकीय किरण है। प्लांक, ऊर्जा के बंडल। कॉम्पटन, नाम दे दिया। आइंस्टीन बोला ऊर्जा के बंडल, ये नाम फोटोन रहेगा, और सूत्र दे दिया E बराबर एच न्यू। एच का मतलब प्लांक नियतांक और न्यू का मतलब आवर्ती। यहां तक आप बात ध्यान रखो। आगे देखिए, अब कुल मिला के किसी ने बोला प्रकाश ये प्रकाश वो। वर्तमान में प्रकाश क्या होता है कि साहब कण भी है और तरंग भी, दोनों को साथ में ले लो, क्यों फालतू के लफड़े कर रहे हो? यानी प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, ड्यूल नेचर का होता है, ड्यूल, द्वैत प्रकृति का। यानी कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था प्रकाश के द्वैत प्रकृति का? तो द्वैत याद रखो, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली। तो प्रकाश के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रोगली। इसने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में भी है और कण के रूप में भी है। यानी न्यूटन को भी सही कह दिया, हाइगेंसबर्ग को भी सही कह दिया। तो वर्तमान में सिद्धांत कौन सी वैलिड है? तो ये प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ये जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? 500 सेकंड लगाता है, यानी 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। यानी 8.20 सेकंड, 20 मिनट, यानी 8 मिनट और 20 सेकंड। तो 8 × 48 और 20 सेकंड और जोड़ दो, 480 + 20, 500 सेकंड लगाता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। यानी सेकंडों में चेंज करें तो 500 सेकंड लगाता है। अब देखिए, चांद देखा होगा आपने, तो चांद की खास बात क्या है? चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यदि सूर्य का प्रकाश ही नहीं तो चांद नहीं चमकेगा। तो चांद चमकता है सूर्य के प्रकाश से, और फिर जो रोशनी है वो कहाँ भेजता है? पृथ्वी पर भेजता है। तो ये ध्यान रखना, चांद का चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? परावर्तन की घटना पर आधारित है। पृथ्वी पर पहुंचता है,
बिल्कुल 1.28 मिली सेकेंड। मतलब चांद का जो प्रकाश है, चांद की जो चांदनी है सूर्य के प्रकाश से जल्दी पृथ्वी पर पहुंचती है। उसका कारण इसलिए कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही पास में है। यानी 1 सेकेंड और 28 मिली सेकेंड में जो चांद की चांदनी है वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे। प्रकाश से संबंधित कुछ नहीं था। दृश्य संवेदना ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, किरणें अनुप्रस्थ किरणें कहलाती है। न्यूटन ने कणिकीय, तरंगीय, हाइगेंसबर्ग ने, मैक्सवेल ने ऊर्जा बोला कि विद्युत चुंबकीय किरण होती है। फिर बोला प्लांक ने क्या बोला कि ऊर्जा के बंडल, लेकिन कॉम्पटन नाम है। आइंस्टीन ने बोल दिया नहीं साहब, फोटोन नाम है। प्रकाश की जो विद्युत चुंबकीय किरण है इसकी सर्वाधिक चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्लांक प्रकाश ऊर्जा के बंडल होते हैं, कॉम्पटन नाम दिया। आइंस्टीन ने क्या दिया, फोटोन नाम दिया। E = h न्यू, द्वैत प्रकृति का बोला डी ब्रोगली ने। और पृथ्वी पर 500 सेकंड में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश, और चांद का 1.28 सेकंड में। अब प्रकाश की जो पहली घटना आती है, अब अपना सिलेबस यहां से शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। यहां आप देखिए, परावर्तन किसे कहते हैं। माना कि किसी को मैंने क्या किया, किसी के घर भेजा, मैंने किसी को किसी काम के लिए मैंने भेजा भेजा उसको। भेजने के बाद उसने, उस घर वाले ने उस काम का मना कर दिया, उसको वापस भेज दिया। ये घटना परावर्तन है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश किसी सतह से टकराएगा, टकराकर पुनः लौट गया, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, जैसा आया वैसा चला गया, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अब वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं कि प्रकाशीय किरण का या प्रकाश के किरण का अपारदर्शी सतह से टकराकर किसी भी अपारदर्शी सतह, इन पारदर्शी वो तो आर पार हो जाएगा, अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस आएगा, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। तो अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः लौट आना, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। यानी प्रकाश की कोई ये अपारदर्शी सतह है, प्रकाश की किरण आई, टकराकर पुनः लौट गई, इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। आई, टकराई, वापस चली गई, आई, टकराई, वापस चली गई, उसे बोलते हैं परावर्तन। अब है परावर्तन के नियम। नियम क्या है देखो, माना कि कोई ये सतह है, सतह कैसी, अपारदर्शी। सूर्य की किरण आई, टकराई, चली गई। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। टकरा कर जाने वाली को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है जी। और मैंने बीच में खींच दिया अभिलंब, इसको बोलते हैं क्या, अभिलंब। तो अब इसमें आपको क्या चीजें दिख रही है, यही प्रकाश के परावर्तन के नियम है। देखिए, आप देखो, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में है कि नहीं, इस प्रकार से आने वाली, टकराकर जाने वाली और अभिलंब, तीनों एक ही क्या है, तल में है। तो पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। ठीक है जी। आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली परावर्तित और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, परावर्तन का पहला रूल। दूसरा रूल क्या हो गया देखो आप, जितना कोण आपतित अभिलंब के साथ बना रही है, उतना ही कोण कौन बना रही है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बना रही है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये जो आपतित किरण कोण आई बना रही है, परावर्तित किरण कोण आर बना रही है, दोनों बराबर बन रहे हैं। यानी दूसरा नियम क्या हो गया, कोण आई बराबर कोण आर। यानी
आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बना रही उतना ही अभिलंब परावर्तित किरण के साथ बना रहा है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, प्रकाश की किरण जब परावर्तित होती है तो उसकी आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा नियम क्या है कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यह प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला नियम कौन सा, आने वाली आपतित जाने वाली परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में। दूसरा नियम क्या है, कोण आई बराबर कोण आर, जितना कोण अभिलंब के साथ ये बना रही है उतना ही कोण ये बनाएगी। ठीक है, ये होते हैं परावर्तन के नियम। अब परावर्तन दो प्रकार का, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, रिफ्लेक्शन, ये दो प्रकार का होता है। तो परावर्तन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला होता है विसरित या अनियमित, इरेगुलर। दूसरा होता है नियमित। नियमित परावर्तन, तो परावर्तन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो होता है विसरित, एक दूसरा होता है नियमित। अब समझिए, यदि कोई सतह खुरदरी है, खुरदरी सतह हो गई कोई, प्रकाश की किरण आई कहीं भी जा सकती, ऐसे जा सकती वापस, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है जाने का। भाई आ तो एक फिक्स डायरेक्शन में रही है, लेकिन टकराने के बाद किसी भी दिशा में जा रही है। तो ये जो विस्तृत परावर्तन होता है, इसमें जो सतह होती है ना, वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। यानी विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन में सतह कैसी होती है, खुरदरी। जबकि नियमित परावर्तन में कैसी होती है सतह, चिकनी सतह होती है। तो नियमित में चिकनी और खुरदरी में अनियमित या विस्तृत परावर्तन होगा। यहां तक ठीक है, ठीक है सा। अब के जो प्रकाश की किरण है, इसमें टकराने के बाद कोई निश्चित दिशा इसकी नहीं होती है, यानी किरण टकराने के बाद कौन सी किरण कहलाती है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की निश्चित दिशा नहीं होती, कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। नियमित परावर्तन की सतह बहुत चिकनी होती है, प्रकाश की किरण आएगी फिक्स कोण से जाएगी। तो यहां कैसी होती है, प्रकाश की किरण निश्चित दिशा में जाती है। ठीक है, अब देखो ये तो सरल सरल बात थी। अब उदाहरण ध्यान रखना, प्रकाश का विसरित पूछ ले, अनियमित पूछ ले, इनका एग्जाम्पल जहां कहीं भी आपको ये उजाला दिख रहा है ना, इसी कारण है, ये चिकनी धरती होती ना, तो प्रकाश का किरण टकराता वापस चला जाता है ना, ये उजाला नहीं हो पाता। तो इस विसरित के एग्जाम्पल ध्यान देना। पहला, घने जंगल में आप देख लो, पेड़ पौधे हैं, प्रकाश डायरेक्ट आ ही नहीं रहा है, फिर भी आप देखोगे वहां पर क्या होता है, उजाला दिखता है आपको। तो घने जंगलों में होता उजाला, घने जंगलों में उजाला। एक और चीज सुन लो, बंद कमरा है, छोटा सा कोई छेद है, अब प्रकाश डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टकरा टकरा के क्या होगा, उस कमरे में आ गया, तो थोड़ा उजाला हो जाएगा। तो बंद कमरे में उजाला, बंद कमरे में होता उजाला। अच्छा, और क्या एग्जांपल, चांद की चांदनी, चांद की जो चांदनी आप तक पहुंचती है, चांद खुरदरा है भाई साहब, चांद कैसा होता है, खुरदरा। तो चांद की चांदनी आप तक पहुंच रही है, वो भी किसके कारण पहुंच रही है, विस्तृत परावर्तन के कारण पहुंच रही है। ठीक है, ये तो किसके एग्जाम्पल हो गए, विस्तृत के। चिकनी के, दर्पण देखते हो, मिरर, कांच देखते हो, शकल देखते हैं अपन, नियमित क्यों, चिकना होता है। अच्छा, बूट पे पॉलिश करते हो ताकि बूट आपका एकदम चिकना दिखे, ताकि परावर्तन अच्छा हो, आकर्षक दिखे। ठीक है, बूट पॉलिश का सिद्धांत। और ब्यूटी पार्लर पे, ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं, सेविंग क्यों करते हैं, सेविंग करते ही अपन एकदम कितना ताजा लगते हैं, फ्रेश लगते हैं, चिकने लगते हैं, कारण क्या, नियमित परावर्तन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दर्पण, बूट पॉलिश और ब्यूटी पार्लर का सिद्धांत। अब दर्पण के सिद्धांत पर काम करते हैं, मतलब परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं दर्पण, मिरर। देखिए, दर्पण किसे कहते हैं, होता तो एक कांच है, कांच की एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, पुताई कर देते हैं। तो अब प्रकाश अपारदर्शी सतह से टकराएगा, परावर्तन घटना करेगा।
यानी जो दर्पण होता है ये परावर्तन की घटना पर काम करता है। दर्पण किस घटना पर काम करता है? प्रकाश की परावर्तन की घटना पर। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो दर्पण होता है ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी क्यों है? क्योंकि एक तरफ क्या कर देते हैं, इसके पॉलिश कर देते हैं। अब ये पॉलिश किसकी करते हैं? कोई महंगा कांच होगा तो उसमें चांदी की होगी, और सामान्य सा कांच है वहां पर रेड ऑक्साइड की होगी। तो चांदी की कर सकते हैं, यानी अर्जेंटम चांदी की कर सकते हैं महंगे कांचों में। फिर आपको यदि और थोड़ा सस्ता लेना तो पारे की कर दो। और सस्ता लेना है तो रेड ऑक्साइड, काट कलर कहते हैं उसको। तो रेड ऑक्साइड की आप क्या कर सकते हो? परत चढ़ा सकते हो, पॉलिश कर सकते हो एक तरफ। ठीक है जी। ये तो हुई खास खास बातें। दर्पण जो होते हैं ना वो साफ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर या समतल दर्पण, और दूसरे होते हैं कोई गोलाकार होते हैं, गोल मतलब गोलीय, इस तरह के राउंड शेप में, तो उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। समतल दर्पण एकदम चिकना जो अपन सुबह सुबह चेहरा देखते हैं, और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण, समतल यानी प्लेन मिरर। अब अपन बात करेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं समतल दर्पण क्या चीज होती है। देखो बोर हो रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स है भाई साहब, फिजिक्स को एक बार समझ लिया तो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। समतल दर्पण एकदम प्लेन है साहब। इस दर्पण की खास बातें क्या वो देख लो आप। परिक्षम प्रश्न बना तो यहां से बनेगा, और बन भी सकता है बिल्कुल, क्योंकि परावर्तन पूछा है, परावर्तन के नियम पूछे, तो अपन छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ पूरा लेंगे। समतल दर्पण की बात हो रही तो समतल दर्पण की खास बात क्या है कि ये पार्श्व प्रतिबिंब दिखाते हैं। अब आपको सब पार्श्व प्रतिबिंब कैसे, आपने कभी नोटिस किया कांच में जब आप देखोगे ना, तो राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा, यानी वो प्रतिबिंब कैसा है? पार्श्व प्रतिबिंब, यानी राइट आपको लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट आपको राइट में दिखेगा। यानी यदि आप पी पी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? वहां पर क्यू दिखेगा कांच में। ठीक है। तो ये पार्श्व प्रतिबिंब। दूसरा आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण से। अब आपको सर आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आप। ऐसा प्रतिबिंब जिसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो उसे बोलते हैं आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता, एक तो राइट का लेफ्ट यानी पार्श्व, दूसरा आभासी यानी उस जो दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है उसका आप फोटो नहीं बना सकते, मतलब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये फोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आप। ठीक है। फिर तीसरी बात, ये जो समतल दर्पण होता है, माना कि कोई एल लंबाई की कोई चीज है, माना मैं 5 फुट लंबा हूं, 7 फुट भी लंबा मान लो, 7 फुट लंबा हूं, और मुझे मेरा किसी कांच में पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो मुझे कितने मीटर कांच चाहिए या कितना फुट कांच चाहिए? तो मेरा आधा, यानी जिस लंबाई की आपको चीज देखनी है उस लंबाई का आधा आपको कांच चाहिए, दर्पण चाहिए। मतलब 7 फीट का है तो आपको 3.5 फीट का क्या चाहिए? कांच चाहिए, दर्पण चाहिए। ठीक है। और देखो, ये कोई कांच है, माना कि इस कांच के सामने मैं कोई एक वस्तु ले जा रहा हूं वी वेग से। ये कांच है, इस कांच के सामने वी वेग से वस्तु लेके जा रहा हूं, तो उस कांच में दुगुने वेग से वस्तु वापस आएगी। यानी वी वेग से किसी वस्तु को कांच के सामने या दर्पण के सामने ले जाओगे तो 2v वेग से वो वस्तु वापस आपको प्रतिक्रिया करेगी। ये कांच है, वी वेग से वस्तु ले जाऊं, 2v वेग से मेरे सामने आएगी, दुगुने वेग से आएगी। ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखना दर्पण के बारे में। एक एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि समतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? देखो, माना कि दो कांच तो दो ही होने चाहिए, एक कांच से तो एक ही बनेगा, दो से ज्यादा होने चाहिए, तभी दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण ज्यादा होगा। आप नाई की दुकान पे जाते हैं तो पीछे इस तरह का एक विशेष कोण से मुड़ा हुआ दर्पण लगा होता है, जिससे आप अपनी जो सर का पीछे का भाग है वो देख सकते हो। तो प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो फॉर्मूला ध्यान रखना, 360 बटा थीटा।
और यदि आपके पास सम आ रहे हैं तो उसमें से माइनस कर लो। सम मतलब जैसे 2 4 6 8, यदि सम संख्या आ रही है तो -1 करना है, और यदि विषम संख्या आ रही है तो उतने ही रहने देना है, उतने ही रहने देना है। जैसे देखिए आप, सम प्रतिबिंब कभी बनते ही नहीं है, प्रतिबिंब कभी सम नहीं बनते, विषम ही बनेंगे। तो देखो, माना कि कोई दर्पण है और 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, और उसके बीच में आपने कोई वस्तु रख दी। ये दर्पण है, इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रख दी, अब प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो देखो 360, ठीक है। कितने डिग्री पर रखा आपने? माना कि 60 डिग्री पर रखा है, ठीक है। अब ये 360 तो कितने हो गए? 6 प्राप्त हो गए। 6 क्या है? सम है, तो -1 कर दो, कितने बच गए? 5 प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना, जितने डिग्री पर आप कोई चीज रख रहे हो, तो उसके आधार पर क्या होगा? उसके आधार पर आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना आना चाहिए। ये होती समतल की बात। अब समतल के उपयोग देखो आप। समतल दर्पण के उपयोग बताइए। पहला ध्यान रखना, समतल सामान्य कांच में, दूसरा पेरिस्कोप में या परिदर्शी में। परिदर्शी क्या होती है? माना कि कोई टैंक है, उस टैंक के नीचे कोई शत्रु छुपा हुआ है, आपको देखना है। अब टैंक के अंदर बैठा आदमी बाहर निकल के तो देखेगा नहीं, क्योंकि बाहर निकल के देखेगा तो कोई गोली मार सकता है, तो देखेगा कैसे? तो टैंक के आगे का जो कांच होता है, उसके पास में ये कांच लगा होता है, जो कि नीचे भी दिखाता है। यानी आप सीधी सी बात यहाँ देखो, ये टैंक है, कोई इस टैंक में कोई आदमी बैठा और यहाँ कोई छुपा हुआ आदमी है, उसको देखना है ना। तो यहाँ एक क्या होता है? दर्पण लगा होता है, यहाँ से इस आदमी को दिखता है, इसको बोलते हैं परिदर्शी। तो परिदर्शी में, दूसरा कैलिडियोस्कोप में, कैलिडियोस्कोप में, ये कैलिडियोस्कोप क्या होता है? इसको बोलते हैं बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी। कई बार छोटे बच्चों का आप खिलौने देखते होंगे, उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं, है ना, उसे बोलते हैं बहुरूपदर्शी। तो बहुत सारे प्रतिबिंब दिखना, बहुरूपदर्शी। तो इसके उपयोग क्या है? एक तो सामान्य दर्पण में, दूसरा पेरिस्कोप में, और तीसरा कैलिडियोस्कोप में। किसके? समतल दर्पण के। अब आ जाओ गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण यानी दर्पण कैसे होने चाहिए? गोल। दो प्रकार के, एक तो होता है उत्तल दर्पण। ये दर्पण की बात कर रहा हूं, तुम कंफ्यूज होगे, क्योंकि तुमने जीवन में क्या पढ़े हैं? लेंस ही पढ़े हैं। यहाँ बात कर रहा हूं दर्पण की। और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल लेंस जस्ट इसके उल्टे हैं। उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा अवतल लेंस, और अवतल दर्पण की तरह काम करेगा उत्तल लेंस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। उत्तल दर्पण कैसे दिखता है? आप एक कैसे करो, कटोरी लो, उस कटोरी में यदि आप इस तरह से देखोगे और दूसरा इस तरह से देखोगे, तो जब इस तरह से देखोगे आप, तो होता क्या? अवतल। और ऐसे देखोगे तो होगा वो उत्तल। भाई बाहर का हिस्सा किस तरह से दिखेगा आपको? उत्तल। अंदर की दिशा दिखेगा अवतल। तो उत्तल दर्पण, माना कि कोई एक गोलकार दर्पण है, यदि मैं क्या करूं, अंदर पॉलिश कर दूं इसके, तो बाहर से चीजें दिखेगी आपको, बाहर की चीजें दिखेगी, तो ये किस प्रकार का है? उत्तल दर्पण। और यदि मैं कोई इस प्रकार का लूं और अंदर बाहर की ओर क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं, तो यहां से चीजें दिखेगी आपको। यानी आप किसी भी कटोरी को लोगे, तो कटोरी इस प्रकार से है तो कैसा है? अवतल। और कटोरी को उल्टा कर दिया आपने, मतलब उसके बाहर की साइड से देख रहे हो, तो किस प्रकार का है? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो ये उत्तल और अवतल का डायग्राम हो गया। यहाँ पर क्या दिखेगा? बाहर से चीजें दिखेगी आपको, ये प्रकाश की किरण आ रही है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई? आभासी और सीधा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आसी। जबकि अवतल दर्पण में कैसा बनेगा? वायु। वायु का मतलब वास्तविक और उल्टा। तो अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा, इससे बनते हैं आसी यानी आभासी और सीधे।
अच्छा, छोटे बड़े बन सकते हैं क्या? हाँ, छोटे बड़े बन सकते हैं, बड़ा छोटा। अवतल दर्पण से छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है और बराबर बन सकता है। ये कंडीशन है, ध्यान रखना आप। उपयोग, अच्छा देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? गाड़ियों का बगल दर्पण देखा है? बाइक चला रहे हो, बाइक के पास में कांच है, आप कांच देखते हो, दर्पण देखते हो, उत्तल दर्पण। गाड़ी का बगल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। आपने एक चीज नोटिस नोटिस की होगी, एम्बुलेंस उल्टी लिखी हुई होती है। आप देखोगे ना, एम्बुलेंस इस प्रकार से उल्टी है ना? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब आप पास वाले कांच में देखोगे और दर्पण में देखोगे, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? पार्श्व, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो एम्बुलेंस जब आप कांच में देखोगे ना, तो आपको सीधी दिखेगी। इसी कारण एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एम्बुलेंस उल्टी क्यों लिखी हुई होती है? क्योंकि दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब बनते हैं, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है, इस कारण से। उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए आप, गाड़ियों के साइड मिरर में या बगल दर्पण में या साइड मिरर में या बगल दर्पण में, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, उत्तल दर्पण का उपयोग, कोई बड़ी चीज है उसको यदि आप छोटा देखना हो तो भी आपको उत्तल दर्पण का उपयोग लेना पड़ेगा। तो बड़ी चीज को छोटा देखने में बगल दर्पण में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। तीसरा, प्रावर्तक दर्पण में, रिफ्लेक्शन मिरर, परावर्तक दर्पण में। अब परावर्तक दर्पण क्या चीज होती है समझिए। माना कि आप दो तीन सड़कें निकल रही, चौराया है कोई, उस चौराहे के बीच में कभी कभी आप देखते हो ना, तो एक गोल कांच लगा, दर्पण लगा होता है, एकदम इस प्रकार से, वो है उत्तल दर्पण। ताकि क्या हो, इस साइड की भी गाड़ियां आती दिखाई दे, इस साइड की भी। आप एक फॉर्च्यूनर देख लो, फॉर्च्यूनर के आप देखना, फॉर्च्यूनर के आगे एक इस प्रकार का दर्पण लगा होता है। इधर की भी गाड़ी दिखे, इधर की भी गाड़ी दिखती है उससे। तो किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण। उसको बोलते हैं परावर्तक दर्पण। तो बड़ी चीजों को छोटा देखने में, ताजमहल का बड़ा चित्र देखना है, बड़ा चित्र देखा हुआ है, मतलब ताजमहल बड़ा है, छोटा देखना है तो किसमें देखोगे? उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो ये कुछ खास चीज है। अवतल दर्पण, नाई की दुकान, हजामत वाला कांच, नाई की दुकान पर, यानी हजामत जब करवाने जाते हो आप, तो नाई की दुकान पर जो कांच होता है वो सेविंग मिरर कहते हैं इसको। हजामत यानी सेविंग। तो सेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाला कांच कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में ध्यान रखना। एक यदि आपसे कोई पूछ ही ले डिटेल में, प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। और आपसे कोई का भी प्रतिबिंब बनाने पूछ ले, चाहे लेंस का पूछे चाहे दर्पण का पूछे, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। वो ट्रिक क्या हो, देखो, एक लाइन खींच लो बस, बीच में खींच दो सी, सॉरी, पी या ओ, ये फोकस बिंदु, इधर भी फोकस बिंदु, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ भी वक्रता केंद्र। इसको 2f भी कह दो, एक ही बात है, इसको भी 2f कह दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र का आधा होता है फोकस दूरी, एक ही बात है। और ये होता है अनंत। अनंत का मतलब बहुत दूर कोई चीज रखी हुई है, ऐसा बना दो। चाहे दर्पण पूछे चाहे लेंस पूछे, एक ही बात है भाई। चाहे दर्पण पूछे चाहे लेंस पूछे, एक ही बात है। अब एक आपसे किस तरह से प्रश्न पूछेंगे वो देख लो आप। माना कि कोई वस्तु है और वो वस्तु अनंत पर रखी हुई है। कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब यदि आपसे पूछ ले अवतल दर्पण में, और यदि आपसे पूछ ले उत्तल लेंस में, तो उनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऐसा प्रश्न आएगा। आपसे पूछेंगे अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आपसे पूछेंगे उत्तल लेंस में कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। कुछ नहीं करना, लाइन खींचनी बस।
अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। सी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। यानी आगे खिसकाते जाओ बस। एफ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बस अपन को तो इतनी बात ही आती है। अनंत है तो एफ पर, सी है तो सी पर, एफ है तो अनंत पर, आगे से आगे खिसकाते जाओ। लेकिन एग्जामिनर बड़ा होशियार होता है, तुमसे पूछेगा यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी यहाँ रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा साहब, एफ और सी के मध्य। कुछ नहीं, आगे से आगे खिसकाते जाओ। यदि वस्तु सी और एफ के मध्य है तो सी और अनंत के बीच में। यदि एफ और पी के मध्य है तो बताओ कहाँ, आगे लिख लेंगे ना। नहीं, ये एक अपवाद है, ये अपवाद ध्यान रखना। यदि कोई वस्तु एफ और पी या ओ के मध्य है, ध्रुव के मध्य, इसको बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव के मध्य है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के मध्य ही बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के मध्य ही बनेगा। लेकिन ये प्रतिबिंब बहुत ही क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसी को ही बोलते हैं आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के पास देखना वो लेंस होता है ना, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करता है, बड़ा दिखता है। तो वहां पर वस्तु कहाँ रखते हैं, अनंत और एफ के मध्य, सॉरी पी और एफ के मध्य, ध्रुव, किसी भी लेंस का ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य रखेंगे तो वस्तु वापस ध्रुव और फोकस के मध्य ही बनेगी। लेकिन कैसी बनेगी, बहुत ही बड़ी बनेगी। और ये किस प्रकार का लेंस होता है, आवर्धक लेंस होता है। तो दर्पण पूछे कौन सा अवतल और लेंस पूछे उत्तल, प्रतिबिंब इस प्रकार से बनाना, बना दोगे। कुछ नहीं करना, लाइन खींचनी है, एफ मतलब ओ या सी, ओ या पी यानी ध्रुव पोल, एफ यानी फोकस दूरी, इधर भी फोकस दूरी, सी, सी वक्रता केंद्र, अनंत और यहां भी अनंत। पूछे अनंत पर रखी हुई वस्तु कहां बनेगा, अनंत की है तो एफ पर। आपसे पूछे सी पर है तो सी पर। आपसे पूछे एफ पर है तो अनंत पर। इस प्रकार से यानी लाइन खींचनी आनी चाहिए बस, जिसने लाइन खींच दी कहीं नहीं अटकेगा। ठीक है। तो ये तो हुई परावर्तन, जिसमें अपन ने पढ़ा दो प्रकार के, विस्तृत और नियमित परावर्तन। फिर पढ़े अपन दर्पण, दो प्रकार के, समतल और गोलीय, गोलीय में दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। अब बात आती है लेंस के प्रकार की। अपने सिलेबस में क्या है, लेंस के प्रकार। लेंस भी वो भी समतल और गोलीय। और गोलीय लेंस कौन से लेंस होते हैं ना, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, रेफ्रैक्शन। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक तो होता है उत्तल, गोलीय लेंस कितने प्रकार, दो प्रकार, उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो लेंस, गोलीय लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहां तक ठीक है। किस सिद्धांत पर काम करते हैं, अपवर्तन। क्यों करते हैं, क्योंकि पारदर्शी होते हैं लेंस। चश्मा होता है कि नहीं, पारदर्शी है कि नहीं है, आज आर पार प्रकाश गुजरता है। अब देखिए यहां पर अपवर्तन क्या होता है भाई, मोटी मोटी जानकारी देख लो एक बार फटाफट। रेफ्रैक्शन, देखो, माना कि आप घर जा रहे हो और बीच में आपकी बुआ मिल गई या कोई दूसरा दोस्त मिल गया, बोला आज मेरे घर चल ले, फिर तू तेरे घर चला जाना। या बोला अपन थोड़ा खेल लेते हैं, फिर तू घर चले जाना। अब जाना कहाँ था, घर, लेकिन आप बीच में खेलने रुक गए, अपने पथ से भटक गए, उसे बोलते हैं अपवर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी स्कूल से घर जा रहे हो, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ से विचलित हो जाती है, पथ से विचलित
हो जाती है अपवर्तन कहते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये माध्यम क्या होता है। भाई माध्यम की बात हो रही, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब ये होता है कहीं पर माध्यम के कण पास पास हो जाए, घनत्व ज्यादा हो जाए तो सघन माध्यम, और कहीं पर उस माध्यम के कण दूर दूर हो तो विरल माध्यम। और ये माध्यम का डिफाइन उनके अंतर के आधार पर होता है। जैसे हवा और पानी ले लिया आपने, तो हवा क्या है? विरल है, क्योंकि पानी में अणु पास पास में है, हवा में अणु दूर दूर है। तो हवा पानी की तुलना में विरल है, जबकि पानी हवा की तुलना में क्या है? सघन है। तो ये ध्यान रखना, माध्यम इस प्रकार से। तो मैंने यहां ले लिया पानी, यहां मैंने ले लिया हवा। ठीक है। अब हवा से पानी में कोई प्रकाश की किरण आ रही है, आ रही है। पानी सघन माध्यम, हवा विरल माध्यम। तो जैसे ही पानी में जानी तो सीधी चाहिए थी साहब प्रकाश की किरण, पर जाती सीधी नहीं है, थोड़ी मुड़ जाएगी। मैंने खींच दिया अभिलंब। और पानी से जब कोई प्रकाश की किरण हवा में जाएगी, जानी तो सही थी साहब सीधी, सीधी नहीं जाएगी, मुड़ जाएगी। ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, हवा से पानी में गई तो जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई? इस अभिलंब के थोड़ी पास आ गई। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी, अभिलंब के पास आएगी, और जब पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो गई? दूर हो गई। अपने को तो इतना याद रखो, हवा में जाओगे तो दूर हो जाओगे, और पानी में जाओगे तो पास आ जाओगे, बस। तो ध्यान रखना, पहला नियम ही अपवर्तन का यही है। यहाँ देखो, अपवर्तन का पहला नियम। अब बताओ, आने वाली आपतित किरण, जाने वाली अपवर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में। तो पहला नियम तो क्या हो गया? आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई? कि यदि कोई प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रही है, या हवा से पानी में जा रही है, तो क्या होगा? देखो, हवा से पानी में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। और पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से कैसी हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। अभी अपवर्तन के नियम पढ़े हैं अपन ने। पहला कौन सा? आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में। और दूसरा होता है पानी से जब हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर, पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर, और हवा से पानी में आएगी तो अभिलंब के पास हो जाएगी। ये अपवर्तन का दूसरा नियम। तीसरा, स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1। ये किसका नियम है भाई? स्नेल का नियम। यानी इनका अनुपात क्या होगा? साइन आई मतलब जो किरण आ रही है उसका जो कोण है, और अपवर्तित किरण है, उन दोनों कोण का अनुपात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो ये होता है स्नेल का नियम, ये होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन के आधार पर कितने होते हैं साहब? अच्छा, अपवर्तन के एग्जाम्पल देख लो भाई। अपवर्तन जीवन में अपन कहाँ कहाँ देखते हैं? जहां कहीं भी आप नजरों का धोखा खाते हो ना, वहां सब जगह क्या है? अपवर्तन है। नजरों का धोखा कहाँ कहाँ खाते हो आप? देख लो। तो नजरों का धोखा कहाँ कहाँ खाते हैं अपन? तो देख लो, तारों का टिमटिमाना, तारे कभी भी टिमटिमाते नहीं हैं। तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, हिलते हुए दिखते हैं आपको, इसलिए कहते हैं तारे जो क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तारे जब वायुमंडल से अपना प्रकाश गुजारते हैं पृथ्वी तक, जो देख रहा है व्यक्ति, तो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी परतें होती है, सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, तो उनसे क्या होता है? प्रकाश अपवर्तित होता है।
उसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आप पानी में कोई गिलास है, उस गिलास वाली पानी, मतलब पानी वाली गिलास में आप क्या करो, पानी भरो और उसमें सिक्का डाल दो। ये सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो पानी से भरी हुई गिलास में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सिक्का कैसे दिखेगा आपको? ऊपर उठा हुआ। उसका कारण क्या है? अपवर्तन। तीसरा है, आप पानी में हाथ डाल दो तो आपको अपना हाथ मुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन हकीकत में मुड़ा हुआ नहीं होता है, नजरों का धोखा है। तो पानी में कोई रोड कह दो या छड़ कह दो, कैसे दिखेगी आपको? मुड़ी हुई। ठीक है। कोई आग जल रही है, सर्दियों में आग जल रही होगी, दूसरी तरफ कोई वस्तु रखी हुई है तो आपको हिलती हुई दिखाई देगी। आग के दूसरी तरफ आप यदि वस्तु को देखोगे तो आपको हिलती हुई दिखाई देगी। तो आग के दूसरी तरफ आपको वस्तुएं कैसे दिखेगी? हिलती हुई दिखेगी। ठीक है। और देखो, पानी में कोई मछली तैर रही है, उस मछली पर यदि आपको निशाना लगाना हो तो थोड़ा नीचे की ओर लगाते हैं, क्योंकि आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देगी मछली, लेकिन वाकई में कैसी होती? थोड़ी सी नीचे। तो पानी में मछली आपको ऊपर दिखती है। पानी का पेंदा, पानी गहरा होता है ना, उसका पेंदा आपको बहुत कम, मतलब गहरा कम दिखेगा ऊपर से, लेकिन वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? एक और, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त जब भी होगा ना, तो सूर्य आपको अंडाकार दिखेगा, एग शेप दिखेगा, एकदम एग शेप, इस प्रकार से। मतलब कि जो सूर्य होता है गोल है, लेकिन आपको कैसा दिख रहा है? अंडाकार दिख रहा है। तो कैसा हो गया साहब? अपवर्तन। ये सारे अपवर्तन के एग्जाम्पल। आ जाओ सीधा अपने तो भाई लेंस पर, उत्तल और अवतल। तो लेंस दो प्रकार के, एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस की खास बात क्या है? बड़े आराम से समझिए इसको। ऐसा लेंस जो साइड से तो पिचका हुआ, बीच में से तो उभरा हुआ। ऐसा लेंस जो बीच में से पिचका हुआ और साइड से उभरा हुआ होता है, वो होता है अवतल। उत्तल तो बीच में से तो ये इस प्रकार का, और अवतल इस प्रकार का। मतलब सीधी सी बात हो गई, उत्तल जो भी होगा बीच में से उभरा हुआ होगा, अवतल जो भी होगा बीच में से पिचका हुआ होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसमें किरणें कैसे चलेगी प्रकाश की? तो ये क्या करेगा, जब भी प्रकाश की कोई किरण आएगी, इसको क्या करेगा? केंद्रित करने का प्रयास करेगा, केंद्रित करने का प्रयास करेगा। जबकि जो अवतल जो भी होगा वो क्या करेगा, जैसे ही कोई प्रकाश की किरण आई साहब, तो टकरा कर क्या होगी? इस प्रकार से जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा होगा। तो ये आपको क्या होगा? ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन आपको प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा, यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात यहां आ जाओ कि जो उत्तल से प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वायु। वायु, वायु का मतलब वास्तविक और उल्टा। जबकि अवतल से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे आसी। आसी का मतलब आभासी, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं हो, और दूसरे सीधे बनेंगे साहब, आभासी और सीधे। अच्छा और सुनो, ये जो उत्तल लेंस होता है ये अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी का मतलब जो किरणों को केंद्रित कर दे, ये किरणों को केंद्रित कर रहा है। और अवतल लेंस किरणों को फैला रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? अपसारी लेंस हो गया। अब अप उत्तल अभिसारी लेंस। तो उत्तल अभिसारी लेंस होता है, ये सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है? ध्यान रखना, उत्तल। और अपसारी लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है जी। अब देखो इनके उदाहरण कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में, है ना, सूक्ष्मदर्शी में, और दूरदृष्टि दोष के उपचार में, दूरदृष्टि दोष के उपचार में। ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? एक तो निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में।
एक ध्यान रखना, जो अवतल दर्पण होता है, डॉक्टर्स लोग होते हैं ईएनटी विभाग में, यहाँ पर एक कांच लगा होता है, वो ध्यान रखना अवतल दर्पण होता है। तो ईएनटी विभाग में जो कांच होता है ना, वो सर पे लगा के कोई चीज को देखनी होती है, तो ध्यान रखना किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल लेंस में ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष के उपचार में। और यहाँ क्या ध्यान रखना है, कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदृष्टि दोष के उपचार में, है ना, ये सब क्या है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अब प्रतिबिंब वगैरह मैंने आपको बता दिया था कि किसी के भी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, और प्रतिबिंब में आपको दो ही चीजें पूछेंगे, या तो उत्तल का पूछेंगे या अवतल का पूछेंगे। अवतल किसका, दर्पण का, और उत्तल लेंस का। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लिखना है, ओ या पी, एफ एफ, यहाँ लिखना है सी, यहाँ भी लिखना है सी, या 2F या 2F, एक ही बात है। यहाँ अनंत तो यहाँ भी अनंत। प्रश्न पूछेंगे आपसे, यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर। यदि कोई वस्तु C पर है तो कहाँ बनेगा, C पर। यदि कोई F पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। यदि F और P के मध्य है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F, या फिर OF F के मध्य बनेगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। तो मैग्नीफाइंस लेंस यानी आवर्धक लेंस, ध्यान रखना। आवर्धक लेंस किसे कहते हैं, यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए तो उत्तल लेंस को कहते हैं। आवर्धक लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है, खास बात यह है कि ये बहुत बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और कंडीशन क्या होती है, जब प्रकाश, जब जो वस्तु है वो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखा होता है, और उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य बनता है। ये कंडीशन ध्यान रखना बस, ठीक है। अब एक प्रश्न कभी कभार पूछ लेते हैं, लेंस की समता किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। देखिए, आप सामान्य जीवन में देखते होंगे प्लस का चश्मा है, माइनस का चश्मा है, इसका मतलब क्या है, ये लेंस की क्षमता है। यानी जहां कहीं भी आप प्लस देख रहे हो ना, और जहां कहीं भी माइनस देख रहे हो, प्लस देख रहे हो मतलब वो कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। और माइनस कहीं देख रहे हो तो वो कैसा है, अवतल लेंस है। ऐसे लेंस जिसकी क्षमता धनात्मक होती है उत्तल लेंस, ऐसे लेंस जिनकी क्षमता ऋणात्मक होती है अवतल लेंस, ठीक है। और लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी का मतलब P यानी पावर ऑफ लेंस, 1/f। 1/f का मतलब ये फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसको मापते किस में, डायप्टर में। लेंस की समता का मात्रक क्या होता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। तो लेंस की समता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर। ये किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक, P बराबर 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, डायप्टर में मापते हैं और डायप्टर मीटर में लेते हैं। ये होगी किसकी, लेंस की समता। अब अपना अगला आता है अपने सिलेबस का पार्ट, आंख। आंख या आई, मानव नेत्र, मानव नेत्र। आंख तो देखी होगी आप सबने, है ना। आज अपन आंख का पूरा पास मोर्टम करते हैं, उसमें क्या चीजें होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें रोग हो सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आंख के बारे में जब आप देखोगे ना, तो इस प्रकार की आकृति होती है उसकी, ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। आंख के सबसे बाहरी व्हाइट व्हाइट परत होती है, उसको बोलते हैं श्वेत पटल, ठीक है। आंख के एक बीच में परत होती है जिसमें ब्लड चलता है, उसे बोलते हैं रक्तक पटल। वापस बताओ, श्वेत पटल, दूसरी होती है रक्तक पटल। तीसरी परत होती है जहां पर किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है, उसको बोलते हैं दृष्टि पटल।
इंग्लिश में बोलते रेटिना। इसी दृष्टि पटल पे छोटा सा एक बिंदु होता है, उसे बोलते हैं पीत बिंदु। अब ये चीज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि भाई मानव में दो आंखें पाई जाती है, तो सबको पता है। भाई मैं क्या चीज पढ़ाऊंगा आपको जो आपको बहुत ज्ञानवर्धक चीज हो। यहाँ मैं लिखा हूँ कि मानव में दो आंखें होती हैं, एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ आपको पढ़ना क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आंखों में कितनी परतें हैं? तीन, श्वेत, रक्तक और दृष्टि पटल। तीन तो क्या होती है साहब? परत होती है। एक होता है रेटिना पर, एक बिंदु होता है उसे बोलते हैं पीत बिंदु। आंख में एक लेंस होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। हमारी आंख में जन्म से ही लेंस होता है, एक ध्यान रखना। आप चीज सोचिए, मानव ने क्या बनाया, मतलब ईश्वर ने मानव को कैसा बनाया, मानव क्या जीव जंतु को कैसा बनाया होगा, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कभी। दो कोशिकाएं होती, शुक्राणु और अंडाणु, दोनों मिलते हैं और एक विशेष प्रकार के जीव का निर्माण होता है। आप यकीन मानिए कितनी उसमें विविधताएं होगी। लेंस अपनी आंखों में, खून चल रहा है, ये नलिकाएं, नसें, दिमाग, बाल। भाई साहब गजब की चीजें बनाई। तो एक विचित्र चीजें है कि नहीं है, प्रकृति वाकई गजब की विचित्र है। आप देखो आंखों में एक नेचुरल रूप से लेंस है, उस लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस। गजब चीज है। इस लेंस के बाहर मांसपेशियां होती, उनको बोलते हैं आइरिस। ठीक है। और इसके बाहर एक परत होती, उसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। ठीक है। और इसके मध्य एक पानी भरा होता है, उसको बोलते हैं काचा अब्दरु। अरे भैया थोड़ा तो कोरोना नहीं, कॉर्निया। आंख के जो यहाँ जो होती है, आंख के लेंस के बाहरी तरफ एक परत होती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये कॉर्निया। ठीक है। उत्तल लेंस होता है। अब देखो लेंस और इस परतों के बीच में एक दरु भरा होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक दरु। हाइड्रोलिक दरु। ताकि लेंस में क्या अश्रु वगैरह बनते हैं, आंसू वगैरह, तो ये उस समय काम आता है। अब यहाँ कुछ तंत्रिकाएं होती, जो मस्तिष्क तक सूचना ले जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय तंत्रिकाएं। प्रकाशीय तंत्रिकाएं। और यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए इस भाग को बोलते हैं अंध बिंदु। देखो कुछ नहीं, तीन परतें, श्वेत, रक्तक, दृष्टिपटल, बीच में होता है पीत बिंदु, काचा आप भरा होता है अंदर। लेंस होता है उत्तल लेंस, बाहर होता है हाइड्रोलिक दरु, आइरिस होती है, कॉर्निया होती है, यह होती है आंख की संरचना। ऐसा बिंदु जहां प्रकाश नहीं पहुंचे, अंध बिंदु। प्रकाश तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास पहुंचता है। अब देखो आंख के बारे में खास बात, सबसे पहली बात, मानव में आंख कितने? दो। सबको ये तो सब पता ही है, क्या ही बताएं। आंखों में कौन सा लेंस होता है साहब? तो ध्यान रखना, उत्तल लेंस। सबको पता है। और उत्तल भी कौन सा? उभया उत्तल, यानी जिसके दोनों तरफ उत्तल जैसी आकृति हो, यानी इस प्रकार की आकृति, तो उभया उत्तल लेंस होता है। आंखों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमारी आंखों में भी तो प्रतिबिंब बनता होगा, जिसके कारण वस्तु दिखती है। तो ध्यान रखना, उत्तल से कैसे बनते हैं? वाउ, यानी वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। अब आप सोचो, अपन को चीजें उल्टी दिख रही है, लेकिन लेंस से उल्टी दिखी, उसका छाया कहाँ बनी? मस्तिष्क में। तो वो कैसी हो गई? सीधी हो गई। तो वस्तुएं तो अपन को सीधी उल्टी दिख रही है लेंस से, लेकिन वापस कैसी दिख रही है? सीधी। मस्तिष्क कैसा कर रहा है? उसको सीधा कर रहा है। तो उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है साहब। आंखों में कम से कम कितनी दूरी तक देखने की क्षमता होती है? उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। मतलब आंख कितनी दूरी तक अच्छे से देख सकता है? 5 से 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक कोई वस्तु रख दो, अच्छे से देख पाएगा आंख। आंख की विभेदन क्षमता कितनी होती है? मतलब कितनी छोटी से छोटी चीज को देख सकता है? तो ध्यान रखना, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर चीज को आंख अच्छे से देख सकता है, विभेदन क्षमता पाई जाती है। और कितने कम दूरी पर? 25 सेंटीमीटर। और कितनी अधिक दूरी पर? अधिकतम क्षमता कितनी होती, कितना आगे तक देख सकता है? अनंत तक, चांद तारों तक देख सकता है भाई साहब। तो आंखों की वो क्षमता कैसी, जो दूर तक देख सकती है, अनंत क्षमता होती है आंखों की। ठीक है साहब। आंखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना मतलब दृष्टि पटल पर। ठीक है। और सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीत बिंदु पर। आंखों में सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। यदि पीत बिंदु पर किसी का प्रतिबिंब बन रहा है आंखों में, तो आंखें 6/6 है, अच्छा दिखता है उसको। तो रेटिना पर बनता है, पीत बिंदु पर सर्वाधिक अच्छा। आंखों का कौन सा भाग जहां प्रकाश नहीं पहुंचता? अंध बिंदु। अंध बिंदु में प्रकाश नहीं पहुंचता। ठीक है साहब। आंखों में कौन सा दरु भरा होता है? काचा दरु। ठीक है। अच्छा, और देख लो, आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। आंखों में कितनी कोशिकाएं लाडो? दो। कौन कौन सी? एक तो होती शंकु और दूसरी होती शलाकाएं। आंखों में कितने प्रकार की कोशिकाएं? शंकु और शलाकाएं, दो प्रकार की। ये शंकु क्या करती? रंग का निर्धारण करती, काला है या सफेद है, जिस प्रकार के भी आप रंग दिखे, कौन करती है? शंकु निर्धारित करती है। और दूसरा होता शलाकाएं। ये शलाकाएं काम क्या करती है? ये चमक उत्पन्न करती है आंखों में। आप देखो पशु जो भी रात को रोडों पर खड़े हैं, आप देखते होंगे, जैसे ही उस पर लाइट गिरती है आंखों पर आंखें चमकती, उसमें शलाकाओं की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए रात में भी देख सकते हैं। ठीक है। और शंकु रंगों का निवेदन करती है, काला या सफेद है, जिस प्रकार से भी। तो ये आंखों के बारे में खास खास जानकारियां होगी। ठीक है। सबसे बाहर प्रस्वेत, फिर रक्तक, फिर भीतरी पर दृष्टि, दृष्टि के अंदर होता पीत बिंदु, काचाप दरु, लेंस, आइरिस, पुतली। आंखों का रंग, हाँ एक ध्यान रखना, कहते हैं ना कायरी आंखें हैं इसकी, तो भूरी आंखें। तो आंखों का रंग कौन निर्धारण करता है? पुतली। ऐश्वर्या राय की अलग ही आंखें, पुतली निर्धारित करती है। ऋतिक रोशन की अलग ही आंखें, रंगों का निर्धारण कौन करती है? पुतली करती है। ठीक है साहब। ये तो बात हुई आंखों की। अब कई बार क्या होता है कि आंखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आंखों में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष। ये दोष क्यों उत्पन्न होते हैं? आंखों में दोष इसलिए उत्पन्न होते हैं, या तो क्या होते हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है, या लेंस गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत सारे कारणों से आंखों में दोष उत्पन्न होते हैं। पहला दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। और दूसरा है निकट दृष्टि दोष। बड़े अच्छे से समझिएगा, एक बार समझ लिए तो भूलोगे ही नहीं कभी। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं दूर को हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। ठीक है। अब देखो, दूरदृष्टि दोष में इतना सा समझ लो कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती, उल्टी चीज है इसमें। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखती, निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। तो फिर दूर क्यों कहते हैं इसको? दूर इसलिए कहते हैं, जब आंख देखोगे ना आप, तो आंख इस प्रकार की है। आंख में कई बार क्या होता है कि रेटिना गड़बड़ हो जाए, तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना था, या लेंस गड़बड़ हो जाए, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनना था, अभी रेटिना से परे बनता है, रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या होता है, अब लेंस से तो क्या हो गया दूर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि दूरदृष्टि दोष में ये लेंस से दूर प्रतिबिंब निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। ठीक है जी। उपचार क्या है इसका? बताओ कौन सा लेंस लगाएं कि ये किरणें पहले आ जाए, किरणें पहले रेटिना पर जमा हो जाए? तो ध्यान रखना, अवतल, सॉरी, उत्तल लेंस। दूर, दूर में किसका? उत्तल लेंस। अब मैं तो ऐसा सोचता हूँ आपको कुछ याद ही नहीं है, अब याद कैसे करना? देखो, दूर दृष्टि दोष, दू ऊ, इसका उपचार क्या? दू ऊ मतलब उत्तल लेंस। दूर में निकट की वस्तु नहीं दिखती है। दूर क्यों कहा? क्योंकि लेंस से बहुत दूर बनता है। बस तीन बातें ध्यान रखनी। निकट दृष्टि दोष, पहली चीज, पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो फिर निकट दृष्टि दोष क्यों बोला? क्योंकि लेंस के निकट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है साहब। अच्छा, उपचार के रूप में क्या लोगे? निकट, अकट, नियकट, अवतल लेंस। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं साहब, दूर में दो शब्द आ रहे हैं, दो अक्षर आ रहे हैं, इसमें तीन अक्षर आ रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं साहब निकट में तीन आ रहे हैं, इसमें चार आ रहे हैं।
तो अब देखो, लोग है उतनी बातें हैं। आपको तो सीधी सी बात, दू ऊ उत्तल, निकट नियकट अवतल, बस। ठीक है। तो इस प्रकार में क्या होगा, देखो इस प्रकार से होगा, ये यहीं पहले ही किरणें जमा हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पर क्या लगाते हैं अपन, अवतल लगाते हैं, किरणें फैलेगी अब रेटिना पर। अब देखो ये कितने, 0.5 का हो, 1.5 का हो, कितने भी प्रकार का होगा, उसी आधार पर ये चश्मे का निर्धारण होता है। भाई ये कितनी किरणें पहले जमा हो रही है या कितनी दूर हो रही है, उसी आधार पर उसके फोकस दूरी का निर्धारण होता है, लेंस की क्षमता का निर्धारण होता है। और लेंस की क्षमता जितनी, फोकस दूरी ज्यादा होगी, क्षमता उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो अपन कहते हैं 0.5 का है या 0.25 का है या 1.25 का है, तो वो इस प्रकार से निर्धारण होता है इसका। ठीक है। तो चश्मा में ध्यान रखना, उत्तल किसी के पास है तो निकट की नहीं दिख रही है ना, और किसी के पास अवतल है तो दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। अब होता है जरा दृष्टि दोष, जरा इसको मिला दो, जरा इसको मिला दो, जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, ना तो निकट की दिखे, ना दूर की दिखे। मतलब जब आदमी बूढ़ा होता है ना, तो उसको बोलते हैं ना तो पास की दिखता है ना दूर की। अब उनको तारे चांद तो दिखते हैं, पता नहीं क्या ही देखना चाहते हैं, फिर भी वो कहते हैं नहीं मेरे को ना तो दूर का दिखे भाई रे, मेरी आंखें कमजोर हो गई। इसका मतलब क्या, कि निकट, ना निकट की वस्तु सही से दिखे ना दूर की वस्तु सही से दिखे, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। मतलब दोनों दोष साथ में हो जाए, यानी निकट दृष्टि दोष भी हो जाए और दूर दृष्टि दोष भी हो जाए। तो इसका उपचार क्या होता है, जरा दृष्टि दोष का दो लेंस लेने पड़ेंगे अपन। तो द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस या डाइफोकल लेंस, डाइफोकल लेंस। इसमें क्या होता है, नीचे तो होता है उत्तल और ऊपर होता है अवतल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसमें दो लेंस होते हैं उसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। किस रोग के उपचार में, जरा दृष्टि दोष, जरा इसको मिला दिया, जरा इसको मिला दिया, आंधो ढल्ड, ना तो पास का दिखे ना दूर का दिखे। ठीक है जी। अब बचता है अबिंदुकता, अबिंदुकता, एस्टिगमेज्म। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, क्षैतिज की चीजें आपको नहीं दिखेगी, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तुएं आपको नहीं दिखेगी। कारण क्या, जो कॉर्निया होता है आपका, इसमें वलन पड़ जाते हैं। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होगा तो मांसपेशियां आंखों की ढीली पड़ेगी, ढीली पड़ने से क्या होगा, कॉर्निया पे वलन पड़ जाएंगे, वलन पड़ेंगे तो क्या होगा, अबिंदुकता हो जाएगी। यानी जिस क्षैतिज ऊपर बॉल फेंक दी किसी ने, देखिए अब वापस आते दिखेगी नहीं आपको। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसके फोल्ड को दूर करने के लिए यहाँ एक लेंस लगाएंगे, उसको बोलते हैं बेलनाकार लेंस। यानी आप अपनी बिंदु से भटकोगे तो आपको बेलन खानी पड़ेगी, बेलनाकार लेंस। इसका अबिंदुकता या एस्टिगमेटिज्म का उपचार। एक नेत्र दोष और ध्यान रखना, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आंखों से संबंधित रोग होता है, एक विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है, जीरोप्थेलेमिया हो सकता है, ये नेत्र दोष है। ठीक है। तो ये इस प्रकार के, ये क्या हो गए, नेत्र रोग। तो ये अपने चैप्टर में लगभग सारी चीजें पूरी हो गई अपने सिलेबस की। पहला क्या था, प्रकाश। प्रकाश के अंदर अपन को पढ़ना था क्या, दर्पण, यानी परावर्तन के नियम। फिर अपन ने पढ़े दर्पण, अपवर्तन, लेंस के प्रकार, आंख और आंखों के दोष। ठीक है। ये अपने सिलेबस के सारे टॉपिक थे, प्रकाश वाले टॉपिक में से सारे अपन ने पढ़ लिए। ठीक है। इस जो प्रकाश का चैप्टर है, इसको यदि डिटेल में आपको पढ़ना है तो अपन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज रहे हैं। ठीक है। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे जो यूथ एजुकेशन है आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है एलडीसी के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। 20 टेस्ट है। ठीक है ना। 5-5 तो टॉपिक वाइज है और 5-5 बड़े टेस्ट है, तो आप उसका आपके लिए निःशुल्क है। आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाके उस पर देख लीजिएगा। तो ये जो प्रकाश का चैप्टर था, बहुत देखो इसको वापस देखोगे तो बहुत सरल चैप्टर है, आपको हार्ड लग रहा होगा, फिजिक्स बिल्कुल सरल है, एक बार दिमाग में सेट हो गई तो फिर आप बोलोगे अपने छोटे भाई को, आके बैठ मैं तेरे को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हाँ जादू हो जाएगा।
तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, वापस इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।